ओके, थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। आज नए साल का पहला लेक्चर है, तो एक नए जोश और एक नई तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे। एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी क्या, सच्चाई बताता हूँ। जब से हमारे यहाँ कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है, हम इस गलतफहमी में हैं कि कंप्यूटर वो करेगा जो हम उसको करने को कहेंगे। हम इस गलतफहमी में हैं कि ये कोई जानवर हमारे जितना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, और ये जो कंप्यूटर है ये हमें नहीं हरा सकता, क्योंकि हम जो बताएंगे कंप्यूटर वही करेगा। आपको लगता है आज ऐसा हो रहा है? आज अपने मोबाइल में आप वो देखते हो जो आपका मोबाइल आपको दिखाना चाहता है। आप YouTube खोल लो, आप वो देखते हो जो वो दिखाना चाह रहे हैं, उनके एल्गोरिथम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो भी हम कहें उसको हिंदी में। कंप्यूटर आपको बता रहा है कि अब आपको क्या करना है। हो नहीं गए कंप्यूटर के गुलाम? मोबाइल के गुलाम नहीं हो गए? हो गए ना? आने वाले 5 सालों में ये काम करने के जो तरीके आज आपको दिखाई दे रहे हैं, पढ़ने पढ़ाने के तरीके, जैसे उस्ताद हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, ये सब चेंज हो जाने वाला है। मुझे नहीं पता ये वापस पुरानी पद्धति पे आने वाला है या और कुछ नयापन इसमें आने वाला है, और जो भी होगा वो अच्छा होगा। हम किसी चीज़ के को रोक नहीं रहे हैं, ये डेवलपमेंट के फेज़ में हैं, हम हमेशा रहते हैं, तो वो तो होगा। पर हमारी तैयारी, जैसा मैंने आपको कहा, हम सूचनाओं को ही ज्ञान मानने लगे। कोई पूछे आपसे फोर्स क्या होता है, आप कहते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। आपको न्यूटन के तीनों लॉ भी बता रखे हैं, वहाँ से फोर्स का फॉर्मूला भी आपको निकाल दिया। आप इसको ज्ञान मान रहे हो। इसको तो ज्ञान तब मानो जब आप सारे सवालों के जवाब देने शुरू करो। अब सोचो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मुझे तो पता है मैं लगा रहा हूँ, पर दीवार तो नहीं हिल रही। अगर दीवार नहीं हिल रही है तो इसका मतलब कोई वेलोसिटी नहीं है। अगर वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो ये जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो गया तो फिर मैं फोर्स कौन सी लगा रहा हूँ? फिर तो फोर्स जीरो हो जानी चाहिए ना। आपके पास इसका सवाल का उत्तर है? बहुत सारे के पास होगा, लेकिन क्या सबके पास है ये उत्तर? और ये सबसे बेसिक और एलिमेंट्री चीज़ है जिस पे मैंने सवाल खड़ा कर दिया। आप लोग सवाल खड़ा करना नहीं शुरू कर रहे हैं, आप लोग सूचनाओं को एकत्रित करना शुरू कर रहे हैं। वो ज्ञान नहीं है। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको फील करा करो बेटा, ठीक है? तो आज के इस लेक्चर को शुरू करें। और क्यों मैंने ये सारी बातें बताई हैं, इसको अब मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। मार्किंग मीडिया, अगर मुझे इसको आपको संक्षिप्त में बताना हो, आसान करके बताना हो, तो कहूँगा कि कुछ लिक्विड हैं जिनको हम सरफेस पे लगा देते हैं ताकि मार्किंग करना आसान हो जाए, और उन लिक्विड का नाम है वाइट वॉश, मार्किंग ब्लू, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट। लेक्चर खत्म हो जाता है। आपके बहुत बढ़िया समझ में आ गई बात। मार्किंग मीडिया आपने नाम समझ लिए, या मार्किंग मीडिया के मैंने आपको कुछ नाम बता दिए जो पॉपुलर नेम है। बहुत सारे मार्किंग मीडिया होंगे, मैंने तो सिर्फ 4 नाम बताए जो आपके कोर्स में है। क्या इससे काम चल जाएगा आपका? और अगर ये 4 नाम आपने रट भी लिए, याद भी रख लिए, तो इससे कैसे सैलरी कमाओगे? कोई आपसे ये पूछेगा सैलरी चाहिए, बता मार्किंग मीडिया के नाम बता, किसी 2 के नाम बता दे। ऐसा होने वाला है। हम मेमोरी पे अपना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, याददाश्त पे। हम कितनी चीज़ें याद कर सकते हैं, कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं नहीं कर सकते, इम्तिहान में पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं नहीं ला सकते, उससे काम नहीं चलेगा। उसके बाद इंटेलिजेंस पे काम चलेगा। मेमोरी तो जानवरों के पास भी है ना। तुम आज एक जानवर को लात मारो, कल वो तुम्हें देख के भाग जाएगा। उसको याददाश्त है उसके पास भी थोड़ी बहुत, लेकिन वो इमेजिन नहीं कर सकता। वो ये इमेजिन नहीं कर सकता कि अगर इसने कल मुझे लात मारी है, आज मैं ऐसा क्या करके दिखाऊं जो ये मुझे प्यार करना शुरू कर दे। ये इंटेलिजेंस उनके पास नहीं है, आपके पास है। तो उसे शार्प करके रखो, वरना 5 साल में आप लोग बिल्कुल अलग रख दिए जाओगे। सारे काम कंप्यूटर से हो जाएंगे। आपको जान के बड़ा मज़ा आएगा। कुछ बंदर वीडियो गेम्स खेल रहे हैं ट्रायल मोड पे। अगर वो ट्रायल सक्सेस हुआ तो बंदरों को भी पढ़ाना शुरू कर देंगे, हम तैयार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो शायद आप लोगों से बेहतर इसलिए काम करेंगे क्योंकि उसमें एक कंप्यूटर चिप लग रही होगी। समझ में आ रही है? साइबॉर्ग, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, लेकिन अब ये रियलिटी आ रही है बनके। साइबॉर्ग मतलब आधा इंसान और आधा कंप्यूटर। क्या उससे मुकाबला करेंगे आप लोग? वो तो नहीं भूलता। आप तो भूल भी जाते हो चीज़ें को, वो तो अनंत चीज़ें याद रखता है और 1 सेकंड में कैलकुलेशन करके बाहर निकाल देता है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा जागने की तो ज़रूरत है, वरना आने वाले 5-10 साल में ये सारे के सारे गलतफहमियाँ हम सब की दूर होने वाली हैं, चाहे टीचर्स हों और चाहे स्टूडेंट्स हों। शुरू करें भाई आज का लेक्चर? ऑलराइट।
मार्किंग मीडिया को सही तरीके से समझने के लिए आपको थोड़ी सी कहानी शुरुआत से बताता हूँ। एक चीज़ होती है रॉ मटेरियल, ये नाम सुना है आपने? कच्चा माल। और एक होता है आपका प्रोडक्ट या जॉब कह लो आप उसको। इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है? किसको हम रॉ मटेरियल कह रहे हैं और किसको हम जॉब कह रहे हैं? आपने प्लेटें देखी हैं बड़ी बड़ी, माइल्ड स्टील की, इस्पात की प्लेटें देखी है ना बेटा? वो क्या होता है, रॉ मटेरियल है या वो जॉब है? वो रॉ मटेरियल है, पर सेल का तो वो जॉब है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वो तो वही बना रहा है, उसके लिए तो आयरन और शायद कच्चा माल होगा, या हो सकता है इंगट वो कहीं से ले रहा हो, वो कच्चा माल होगा। ये रॉ मटेरियल या प्रोडक्ट डिपेंड करता है आपके व्यवसाय पे, क्योंकि आपको व्यावसायिक जीवन के लिए तैयार किया जा रहा है, तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर आइडिया होना चाहिए कि हम किसको रॉ मटेरियल कहते हैं, कब कहते हैं। कोई एक वस्तु किसी के लिए रॉ मटेरियल हो सकता है और जो उसका उत्पादन कर रहा है उसके लिए वो प्रोडक्ट हो सकता है। मेरा जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं हो सकता है वो किसी के लिए रॉ मटेरियल हो, उसको इस्तेमाल करके प्रयोग करके वो कोई और चीज़ बना रहा हो। हर चीज़ एक जगह नहीं बनती है, हमें जो चाहिए होता है उसको बनाने वाले उपलब्ध हो जाते हैं। ये सब मार्केट फोर्सेज होती हैं और यही हमारा व्यवसाय है, यहीं से शुरू होता है हमारा व्यवसाय। वरना अगर हर आदमी खुद ही सारी की सारी चीज़ें ज़मीन से निकाले और भट्टी में उसको पिघलाए, उसके बाद उसकी प्लेट बनाए, उसके बाद उससे जॉब बना दे, ऐसा नहीं कर सकते ना। फिर व्यवसाय कहाँ हुआ? फिर व्यवसाय वाला कॉन्सेप्ट इतना डेवलप नहीं होगा। उसको इस स्टेज पर आने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब ये रॉ मटेरियल है, प्रोडक्ट की बात बाद में करेंगे हम, जैसे जैसे इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे प्रोडक्ट की बात आगे आती रहेगी। रॉ मटेरियल को अगर आप बांटना चाहें तो लगभग 3 कैटेगरी में आप इसको बांट सकते हैं। पहले को हम क्या कहेंगे? ब्लैंक। दूसरे को हम कहेंगे स्टॉक, और ये रॉ मटेरियल ही होता है, यहां पर भी मैं इसको रॉ मटेरियल लिख सकता हूं। और तीसरे को हम कहेंगे स्क्रैप। तो हम जो रॉ मटेरियल का प्रयोग कर रहे हैं जॉब बनाने के लिए, जो हम उसमें से निकालते हैं अपने लिए उपयोगी कोई आकृति निकालते हैं, उसको हम ब्लैंक कहते हैं। यही ब्लैंक आगे जाके आपका जॉब बन जाता है, जॉब बनाने में काम आता है। जो बच गया, प्लेटें आपने देखी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अब उस प्लेट में से मान लीजिए मुझे इस तरीके के कोई कवर निकालने, तो उस प्लेट में से एक हिस्से में से निकालूंगा ना, कवर काट के निकालूंगा, तो ये मेरा क्या हो गया? ब्लैंक। क्योंकि इसको मैं फर्दर इसमें ड्रिल करूंगा या जो भी कुछ करूंगा, ऑपरेशन करूंगा, और इसको एक कवर का रूप देने वाला हूँ, शेप देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये तो हुआ मेरा ब्लैंक। इससे बनेगा आगे जॉब। जो बच गया, जो प्लेट बच गई, वो मेरा स्टॉक में आ जाता है। वो भी रॉ मटेरियल के तौर पे कच्चा माल है, तो है ना वो। और कभी कभी क्या होता है कि वो पूरी प्लेट में से जितने भी निकाले थे निकाल दिए, बाकी थोड़ा सा बच गया, अब उसमें से ये और नहीं निकल सकते, वो क्या हो गया? हमारा वेस्ट हो गया। उसको हम क्या कहेंगे? स्क्रैप। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? ये जो ये वाला हिस्सा है आपका रॉ मटेरियल का, यहां पर आता है मेजरमेंट, जो हमने अब तक क्लास में पढ़ चुके हैं। इस जॉब को रॉ मटेरियल में से निकालने के लिए मुझे कुछ तो मेजर करना पड़ेगा ना भाई। इसकी जितनी लंबाई और चौड़ाई जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जो हमारा जॉब है, ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मुझे निकालना पड़ेगा ना। ये निकालने के लिए मुझे करनी पड़ेगी मार्किंग। ये बात आप समझ में आ रही है नहीं आ रही आपको? अब जब मार्किंग करनी पड़ेगी, पहले तो ब्लैंक के लिए भी मेजरमेंट करना पड़ेगा, फिर मार्किंग के लिए भी मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो मेजरमेंट वाला पार्ट हम खत्म कर चुके हैं, लीनियर मेजरमेंट का। मार्किंग जब हमें करनी पड़ती है तब हमें आवश्यकता होती है इसकी, मार्किंग मीडिया की। और ये क्यों आवश्यकता होती है, अब इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, तभी तो समझ में आएगा ना। मार्किंग मीडिया के सिर्फ नाम रटने भर से काम नहीं चलेगा ना। हमें मेजरमेंट तो करना पड़ ही रहा है, वो तो वहाँ से तो हमने शुरुआत की है। उसके बाद हमें मार्किंग करनी है, जॉब बनाने के लिए ब्लैंक निकालना है रॉ मटेरियल में से, तो हमें मार्किंग मीडिया की आवश्यकता पड़ रही है। अब मार्किंग मीडिया को पढ़ने के लिए फिर थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा और आगे समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको व्यावसायिक जीवन के लिए तैयार कर रहा हूँ। फील करना इन बातों को, और कोई भी आपका संदेह हो, सवाल हो, इसमें बीच बीच में से पूछते रहना मेरे से। ये रॉ मटेरियल आपने देखा, लोहे की चादरें देखी है ना, माइल्ड स्टील हम उसको कहते हैं, इस्पात भी कहते हैं, ठीक है। आमतौर पे वही सबने देखी होगी, इसलिए मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ। वरना कॉपर भी होता है, जिंक भी होता है, लेड भी होता है, हर तरीके की प्लेटें आती हैं, ठीक है। पर लोहा क्योंकि सबने देखा होगा। एंगल देखे, एंगल चैनल देखे हैं, बीम देखे, आई सेक्शन देखे हैं, और प्लेटें भी देखी होंगी ना आपने लोहे की। किस रंग की होती है बेटा? है बेटा? ओके ओके, ब्राउन कलर की आपने देखी है,
ऑलराइट, और किसी कलर की देखी हो? स्टील का कोई कलर बताओ, कलर सिल्वर कलर की देखी है? सिल्वर कलर की आपने एमएस की नहीं देखी हो? ग्रे, करेक्ट, ग्रे। इस ग्रे में दो शेड आपने देखे होंगे, एक ब्लैकिश ग्रे देखा होगा, काले रंग की चादरें भी देखी होंगी, और आपने ब्लू कलर की भी चादरें देखी होंगी, ब्लूइश ग्रे भी देखा होगा। देखा है नहीं देखा है? कभी नई एकदम एंगल आयरन जो उतरा हो ना, उसको देखना, वो ब्लूइश ग्रे कलर का आपको दिखाई देगा। और कभी कभी चादरें बिल्कुल काले रंग की भी दिखाई देती है ना, ब्लैक कलर की दिखाई देती है, आमतौर पर कोल्ड रोल्ड होती है वो। ये इतने सारे कलर क्यों हो रहे हैं, जबकि वो है तो एक ही जैसा मटेरियल है, तो अंदर माइल्ड स्टील ही ना। इसको समझने के लिए आपको इसको बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये रोलिंग मिल में से निकल के जाती है, मोटा इंगट होगा, उसका हमने एरिया कम करते चले गए, चौड़ाई बढ़ाते चले गए, एक खास थिकनेस पे ले जाके हम उसको उतनी मोटी एमएम की चादर बना देते हैं। उसको जितना आप उसको प्रेस करोगे उतनी पतली चादर बनती चली जाएगी, जितना मोटा रखोगे उतनी मोटी चादर बनती चली जाएगी। आपके पास चादरें दशमलव में, यानी कि गेज की चादरों से होती हैं शुरू, 0.1 mm से लेके आपके पास 200 mm, 200 mm समझ रहे हैं, लगभग इतनी मोटी आपके पास प्लेटें होती हैं। डिपेंड करता है आपने उसको कैसे रोलिंग कर दिया। अब इसको समझने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इतनी वो स्ट्रेंथ वाली चीज़ों को ऐसे, कोई आटा थोड़ा ही है, रोटी थोड़ा ही है जो हम बना रहे हैं। लोहे की प्लेट को ऐसे पिचका के और चौड़ा कर देना, ये ठंडी अवस्था में होना बड़ा मुश्किल काम होता है आमतौर पर। हम इसको गर्म करते हैं ताकि थोड़ा सा मुलायम हो जाए और हमारी रोलिंग मिल में से निकल जाए वो चीज़ें। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? और इसको समझने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम उस पूरी चीज़ को गर्म करेंगे, ऊपर की सतह तो वातावरण के संपर्क में आ जाती है, वो ठंडी हो जाती है जल्दी, अंदर वाली सतह जो है वो गर्म ही रहती है। तो जब इसका ठंडा होने का दर थोड़ा सा बदलेगा, ऊपर की जो लेयर है आपकी, मान लीजिए ये आपकी कोई प्लेट है, इसमें जो ऊपर की सतह है ना, इस पर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, हमेशा बनती है ऑक्साइड की। उसको हम क्या कहते हैं? मिल स्केल कहते हैं। रोलिंग मिल के स्केल्स होते हैं, वो एक परत होती है, आपने कभी सरफेस को ध्यान से देखा हो, उसके ऊपर एक परत होती है, कहीं कहीं वो होती है, कहीं कहीं हटी हुई होती है, ब्रिटल होती है बहुत, लेकिन वो ऐसी चिपकी रहती है, उसको आप हाथ से नहीं उतार सकते। उसमें और जंग में क्या फ़र्क है? जंग अलग सा होता है, थोड़ा अलग हट जाता है पेरेंट मेटल से। जंग हमेशा ब्राउन कलर का आपको दिखाई देगा और मिल स्केल आपको ब्लूइश कलर का दिखाई देगा। जब इसको हटा दोगे तो अंदर से ग्रे या ब्लैकिश शेड पे आपका माइल्ड स्टील का कलर होता है एक्चुअली, जिसको हम मेटेलिक लस्टर भी कहते हैं। वो हमेशा ग्रे कलर का होगा, मतलब उस पर रेगमाल मारोगे या फाइल मारोगे तो अंदर से जो एक सिल्वर ग्रे कलर का निकलता है ना रंग, वो होता है आपके माइल्ड स्टील का कैरेक्टरिस्टिक कलर। ऊपर जो एक लेयर पे आपको कलर दिखाई दे रहा है वो मिल स्केल हो सकता है, रस्ट हो सकता है, दोनों ही ऑक्साइड हैं, ऑक्साइड की लेयर है, आयरन ऑक्साइड है वो, ठीक है। जंग को साफ करना आसान होता है, रेगमाल मार दो, छेनी से साफ कर दो, फाइलिंग से कर दो, लेकिन मिल स्केल को ग्राइंडर से, फाइलिंग से भी हो जाता है, या फिर शॉर्ट ब्लास्टिंग कहते हैं उसको। शॉर्ट ब्लास्टिंग से वो बिल्कुल सरफेस ऐसी हो जाती है, मैं वीडियो भी डाल दूंगा उसमें। शॉर्ट ब्लास्टिंग जब हो रही होती है तो आपका बाकी सारे कलर हटते चले जाते हैं और अंदर से वही सिल्वर ग्रे निकलता आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से शुरू होता है हमारा मार्किंग मीडिया। ये तो समझ में आ गया आपको कि रॉ मटेरियल जो आएगा उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर हो रही होगी। या आपने कास्टिंग देखी है, कास्टिंग, ढलाई, ढलाई के बाद बड़ी ऊबड़ खाबड़ सतह नहीं होती क्या, उस पर मार्किंग करना मुश्किल नहीं हो जाएगा हमारे लिए? अभी आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ, मार्किंग पे आ रहा हूँ। लेकिन आप ये समझ लें कि ढलाई हुआ, फोर्जिंग हुआ या रोलिंग हुआ, रोलिंग भी फोर्जिंग जैसी ही कोई चीज़ है, उसमें मिल स्केल होते हैं, क्योंकि ऑपरेशन ऐसा है कि हमें उसको गर्मी में करना पड़ता है, गर्म करके करना पड़ता है, और क्योंकि वातावरण का प्रभाव भी पड़ेगा गर्म अवस्था में, तो एक मिल स्केल बन जाता है, एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है नीले रंग की, और वो हटती नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये तो बात समझ में आ गई कि रॉ मटेरियल जो हमारे पास आ रहा है उस पर हमें मार्किंग करनी पड़ेगी, और रॉ मटेरियल हमारे पास आ रहा है तो उस पर या तो कोई ऑक्साइड की लेयर मिल स्केल के तौर पे जमी हुई है या फिर उस पर रस्ट के तौर पे जमी हुई है, ठीक है। एक तो ये बात समझनी है। दूसरी बात जो हमें समझनी है, ये कहानियाँ सी हैं जो आपको समझनी चाहिए। आपको क्या लगता है व्यावसायिक जीवन में जब हम जॉब बना रहे होते हैं तो पहले तो फिटर चलेगा एक मार्किंग करता हुआ, फिर उसके बाद एक और उसका हेल्पर चलेगा उस पर लाइनें लगाता हुआ, फिर उसके बाद तुरंत ही एक कटरमैन पीछे से चल रहा होगा उसको कटिंग करता हुआ। ऐसा होगा क्या? लाइन लग रही है क्या? भंडारा है क्या वहाँ पर कि तू हट और फिर मैं अपना काम शुरू करूँ? ऐसा नहीं होता है। अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग टीम होती है। एक टीम मार्किंग करती हुई चली गई आने वाले प्रोजेक्ट की, हो सकता है वो प्रोजेक्ट एक हफ्ते बाद शुरू होने वाला हो, अभी वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो इस समय डिस्पैच होने वाले हैं, राइट। तो हमारी मार्किंग हो सकता है एक हफ्ते पहले हो जाए, इस एक हफ्ते में हो सकता है उस पर जंग लग जाए, कुछ लग जाए, हो सकता है ना।
तो हमें मार्किंग को परमानेंट करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि मार्किंग होते ही 1 हफ्ते के अंदर या उसी समय 1 घंटे के बाद उसमें से ब्लैंक निकाल दिया जाए या उस पर मशीनिंग के ऑपरेशन शुरू हो चुके हों। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जब मास प्रोडक्शन हो रहा होता है तो ये अलग अलग टीम काम करती है, एक के पीछे एक काम नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि हम होता असेंबली लाइन में ऐसा हो सकता है, असेंबली लाइन में होता हो, लेकिन अधिकतर जब हम मैनुअली उन कामों को करते हैं तो अलग अलग टीमें होती हैं और उसमें काफ़ी वक्त लग जाता है एक ऑपरेशन के बाद दूसरे ऑपरेशन को होने में। तब तक हमें वो मार्किंग को परमानेंट करना होता है। पहली बात, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? दूसरा, ये इतने बड़े बड़े रॉ मटेरियल होते हैं, उनको हम अलमारी में नहीं रख सकते, तो उसमें जंग भी लगेगा, उसके ऊपर आदमी खड़े होकर मार्किंग करेगा, उस पर आदमी चलेंगे भी, वो ओपन यार्ड में रखा रहता है, स्टॉक यार्ड में रखा रहता है। तो हमें ऐसी कोई मार्किंग करनी होती है जो परमानेंट, कम से कम इतने दिन तक तो परमानेंट रहे कि जब तक उस पर वो ऑपरेशन ना हो तब तक वो चीज़ें सुरक्षित रहें। ऐसा ना हो कि वो मार्किंग हमने सारी करी इतनी टाइम लगा के और जब कटिंग का वक्त आया वो कह रहा मुझे तो दिख ही नहीं रही कहाँ पे कटिंग करना है। ऐसा हो सकता है ना? फिर दोबारा करवाएं उससे मार्किंग तो बहुत महंगा हो जाएगा वो। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि मार्किंग मीडिया का थोड़ा सा एक रेलिवेंस आ रहा है, मतलब उसका एक महत्व सामने आ रहा है ना, आएगा ना समझ में? ओके, अब इसका महत्व समझने से पहले ये बता देता हूँ कि मार्किंग मीडिया का पर्पस क्या है। रॉ मटेरियल समझ में आ गया आपको? पर्पस इसका ये होता है कि ओके, मान लीजिए ये है मेरा मार्किंग, मतलब ये है मेरा रॉ मटेरियल, इस पे मुझे कोई मार्किंग करनी है। ये प्लेट होगी ना पूरी, उसमें से ये मार्किंग करी होगी ना भाई मैंने। ये आपकी प्लेट है ना, मान लीजिए आपकी कोई प्लेट, इस पे मुझे सिर्फ ये एक टुकड़ा निकालना है, तो मैंने इंच टेप से नापा या मेजरिंग स्केल से नापा, जिससे भी नापा, और मैंने यहाँ पर इसकी एक मार्किंग कर दी कि भाई इतनी बड़ी चीज़ को काटना है मुझे इसमें से, और तब मेरा ये निकलेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो वो प्लेट भी तो यही थी ना, अरे यही तो थी वो प्लेट। इस पर अब मैं मार्किंग कैसे करूँ? पेपर होता पेंसिल से कर देता, इस पेन से कर देता, पर ये तो प्लेट है, इसके ऊपर मेरा पेन नहीं चल रहा है, दिख रही है क्या? और अगर मैंने कोई पेंसिल से करा भी, हाँ चौक, किसने कहा चौक? ओह गुड, वेरी गुड। अब सवाल ये आया कि भाई ठीक है पेन और पेंसिल नहीं चल रही तो चौक से कर दो ना, तो चौक ले लेते, चौक से दिखाई दे गया। अब ये तो यहाँ तक तो हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अभी तो मार्किंग मीडिया की जरूरत नहीं पड़ी ना। पर इसमें एक प्रॉब्लम ये है, अगर आप गौर से देखो, ये निशान अपने आप में 3 mm मोटा है। 3 mm का तो मैं स्क्रैप पहले ही निकाल दिया मतलब 3 mm तो मैं वेस्ट पहले ही करने की सोच ली अगर मैंने चौक को इस्तेमाल कर लिया। स्लेट भी अगर आप प्रयोग करोगे तो भी वो 1 mm के आसपास आपकी लाइन मारेगी, ठीक है। मैं तो बहुत, अब आप कहें कि साहब ठीक है हम थोड़ा बड़ा बना लेंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कटिंग करते हुए तो 3 mm का वैसे भी निशान जाएगा। अब प्रॉब्लम एक और शुरू होती है, अगर आपको क्या लगता है, अगर इसको मैं 1 mm बड़ा बना देता कि बाद में इसको मशीनिंग से ठीक कर लूँगा, इसको पूरों को फाइल करके और इसको साइज में लाने में आपको क्या लगता है कितनी देर का समय लगेगा? सोचो, फील करो उस बात को। आप कह रहे हैं कि इसको चौक से लगा देना यहाँ निशान और बाहर काट देना, बाद में उसके शेप उसके साइज को मेंटेन कर लेंगे। इस साइज को मेंटेन करने में 1 mm एक्स्ट्रा घिसने में आपके कम से कम बता रहा हूँ 3 घंटे जाने वाले हैं। इसमें 3 घंटे। आप कहो कि ठीक है साहब मशीन ले आएंगे, वो मशीन इतनी महंगी है, उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है, उसकी 1 घंटे की कॉस्ट आपकी कीमत से ज़्यादा है। हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा टाइम वेस्ट हो, तो हम एक्चुअल साइज के बहुत करीब ब्लैंक को काटना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? इस नज़र से इसको फील करो बेटा बात को, वरना आप एक अच्छे टेक्नीशियन नहीं बन सकते। हमें स्क्रैप को और टाइम को बचाना भी तो होता है। हमें चाहिए एक ऐसी मार्किंग जो बहुत बारीक लाइन इस पे दे, लेकिन परमानेंट लाइन दे दे। बात समझ में आ रही है? वो पेंसिल से नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ हार्ड पेंसिल्स हमारी ऐसी होती है जो बहुत बारीक लाइन आपको दे देंगी, बहुत लाइट लाइन आपको मतलब पतली लाइन आपको दे देंगी, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही इस पर, क्योंकि वो डार्क नहीं होती। चौक बहुत मोटी लाइन दे रही है, वो दिखाई तो दे रही है लेकिन बहुत मोटी लाइन दे रही है, तो हमारा बाकी के ऑपरेशन का टाइम बहुत बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पर? नहीं हो रही ना दिक्कत? ठीक है। तो हमारे पास कुछ मार्किंग टूल्स होते हैं, ये बाद में पढ़ेंगे, मार्किंग पे आऊँगा इसके बाद। पहले मैं मार्किंग मीडिया पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मार्किंग टूल्स बताऊँगा। इसको स्क्राइबर कहते हैं। ये लोहे की पेंसिल है, आप ऐसे समझिए। इसको भी अगर मैं इस पर इस्तेमाल करना चाहूँ तो ये लाइन तो मार रही है, आपको भी दिखाई नहीं दे रही होगी ना, वही तो प्रॉब्लम है। लाइन तो इसने बहुत करीब पतली मार दी, और ये तो मैंने फ्री हैंड मारी है। मान लीजिए मैं ये देखना चाहूँ कि इसकी स्क्वायरनेस चेक करना चाहूँ कि 90 डिग्री पे है नहीं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 90 डिग्री पे थोड़ा सा आउट जा रहा है, आउट ऑफ स्क्वायर जा रहा है। तो ढक्कन ऐसा थोड़ी वो तिरछा बन जाए, ढक्कन तो
90 डिग्री पे बनेगा ना सारे के सारे कोण, तो हो सकता है मुझे यहाँ पर इस पर ये ऐसे मारनी पड़े। सीधी लाइन तो मैं मार दूंगा, पतली भी मार दूंगा, पर प्रॉब्लम ये दिखाई नहीं दे रही ना इस पर रॉ मटेरियल पे। अब वो दिखाई देनी शुरू हो जाए तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी मार्किंग मीडिया की। तो मैं इसको इस शक्ल में ले आता हूँ। समझ में आ गई है नहीं आ गई मेरी बात? ये है आपका मार्किंग मीडिया और इसका काम क्या होता है। अब मैं अगर इसके ऊपर कोई मार्किंग करना चाहूँ, इसके सेंटर की कोई मार्किंग करना अलग बताऊंगा कैसे कैसे होती है, पर अब अगर मैं इसके ऊपर कोई लाइन मारना चाहूँ, सपोज इसको मान लेना कि मेरा स्क्राइबर है, क्योंकि वो अभी ग्राइंड नहीं करा हुआ, उसकी पॉइंट नहीं बना हुआ, और मैं इसके ऊपर एक लाइन मारता हूँ। क्या आपको ये लाइन स्पष्ट दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है? क्या ये चौक जितनी मोटी है? हम अब काम कर रहे हैं टेक्नीशियंस की तरह। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये है आपका मार्किंग मीडिया। यहाँ पर समझ में आ गई? अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उन मार्किंग मीडिया के बारे में बताने की। आपको पहले ये तो बता दूं कि इसका महत्व क्या है। अब कास्टिंग से लेके और प्लेट तक ये सारे हमारे रॉ मटेरियल होते हैं। इनके ऊपर हमें पहले कोई ऐसी मार्किंग करनी पड़ती, मतलब एक ऐसा कोई लेयर चढ़ानी पड़ती है जिसमें पतली पतली लाइनें हम मार सकें। तो पर्पस क्या है? पर्पस है ऐसी लाइंस, मार्किंग ऑफ कहते हैं उसको। क्या कहते हैं बेटा? और ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा ना आपको मार्किंग क्या होती है और क्यों की जाती है। आज मैं मार्किंग मीडिया बता रहा हूं। मार्किंग मीडिया वो चीज़ है जो मार्किंग करने में सहायक होती है। और मार्किंग कैसी होनी चाहिए? थिन। कैसी होनी चाहिए भाई? विजिबल और कॉन्टिन्यूस। कंटिन्यूस लाइन बहुत पतली जो दिख सके, पतली से पतली लेकिन दिख सके। ये तीनों चीजें हो, ये परिस्थितियां आ जाएं, इसलिए हमें चाहिए होता है मार्किंग मीडिया। बिल्कुल क्लियर हो गए हो? कोई समस्या है? अच्छा, अब मैं मार्किंग मीडिया के आपको नाम लिख देता हूं ताकि फिर उसको समझाना आसान। इनके अलावा और भी बहुत सारे मार्किंग मीडिया हो सकते हैं, लेकिन ये प्रमुख हैं जो आप लोगों के कोर्स में भी है और मुझे आपको पढ़ाना भी है। व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश एक मार्किंग मीडिया है जो इससे बनता है, चौक से। चौक का पाउडर पानी में घोल दो और ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। ये अगर आपको ना पता हो, ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 चौक कहते हैं इसको। इसके पाउडर को पानी में घोल दो और उसके बाद ब्रश से लगा दो रॉ मटेरियल के ऊपर। थोड़ी देर में सूख कर ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है? आपको ये समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये सस्ता होता है, चीप, इजीली अवेलेबल होता है, मतलब उपलब्ध होता है, हर जगह उपलब्ध होता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है वो समझना बहुत जरूरी है। इसका प्रयोग किया जाता है कच्चे माल पे, रॉ मटेरियल पे, अनफिनिश्ड माल पे। जैसे फॉर्जिंग आई, ढलाई आई, ढलाई के ऊपर आपको, क्योंकि वो तो बहुत पोरस भी होती है ना, आपको वाइट वॉश कर लेना बहुत आसान, चीप पड़ता है। इसको बनाया कैसे जाता है? या तो चौक प्लस वाटर। चौक प्लस वाटर सबसे आसान तरीका है। इसको पानी में घोल दो, उसको लगा दो और सूखने का इंतजार करो। सूखने के बाद उसमें मार्किंग कर लो। बात समझ में आ रही है? तो एक हेल्पर कोई होगा, उसको दे दिया कि भैया इस पूरी प्लेट के ऊपर पेंट कर दे। अगर आपको एकदम बहुत जल्दी चाहिए, मौसम ऐसा है गीला, तो वो तो सूखेगा नहीं ना बहुत जल्दी, तो मार्किंग नहीं हो पाएगी फिर। तो कभी कभी हम वाटर की जगह इसमें क्या इस्तेमाल कर देते हैं? स्पिरिट। आपने देखा होगा स्पिरिट जो है बहुत जल्दी हवा में उड़ जाती है, तो गीले वाला जो मतलब लिक्विड पदार्थ है वो तो उड़ गया, और जो आपका सस्पेंडेड पार्टिकल था उसने एक लेयर उसके ऊपर बना दी। ये बात समझ में आ गई बेटा? तो वाइट वॉश समझ गए? ये सबसे आसान सस्ता तरीका है। चौक को, पाउडर को पानी में मिला दो और या उसको स्पिरिट में मिला दो। स्पिरिट में तब मिलाते हैं जब हम उसको जल्दी सूखाना चाहते होंगे। ठीक है? तो आपका वाइट वॉश प्रयोग होता है। आमतौर पर ये वाइट वॉश जो प्रयोग होगा ये होगा फॉर्जिंग में, मतलब फॉर्जिंग होके आया है कोई रॉ मटेरियल, तुरंत ही उसके ऊपर मार्किंग करनी है, या आपकी रोलिंग से कोई आया है, और या फिर कास्टिंग से कोई आया है। अभी आगे आप समझ जाओगे कि इसके अलावा और कौन से जॉब होंगे भाई, रॉ मटेरियल यही तो होंगे, इसके अलावा और कौन से रॉ मटेरियल होंगे, अभी समझ जाओगे। कभी कभी क्या होता है, मार्किंग हमें तब करनी पड़ती है जब हमने उसके ऊपर मशीनिंग कर दी हो। बिना मशीन करे हुए तो व्हाइट वॉश को प्रयोग कर लेंगे आप, लेकिन एक बार आपकी सतह मशीन हो जाए अगर,
तो फिर उस पर वाइट वॉश लगा नहीं पाते, वो मतलब लगता नहीं है, पूरी लेयर नहीं बनती है, कंटिन्यूस लेयर नहीं बनती है, वो कहीं पे लग जाएगा और कहीं पे नहीं लगेगा। यह बात समझ में आ रही है आपको? तब हमें बाकी सारे मार्किंग मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। अगर कच्चा माल है तो आप उस पर वाइट वॉश प्रयोग करेंगे, बाकी अगर वो फिनिश कर दिया गया है, जैसे ये मार्किंग ब्लू है, ये मार्किंग ब्लू कोर्स फिनिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप पूछे ये किसके बना हुआ है? ये एक डाई है, एक केमिकल है, लिक्विड फॉर्म में मार्केट में मिलता है मार्किंग ब्लू। आप उसको लेकर आ सकते हैं, आपको खुद नहीं बनाना, ये तो आप खुद बना लेते हैं, ये मार्केट में, बाकी सारी चीज़ें मार्केट में आपको अवेलेबल होंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये कोर्स मशीनिंग किसको कहते हैं? कच्चा माल आया, उसके बाद आपने उस पर ग्राइंडर मार दिया, ग्राइंडर मारने के बाद स्मूथ थोड़ी हो जाती है, या फाइलिंग करती है तो थोड़ी सतह चिकनी सी हो जाती है। उसके ऊपर अब हर चीज़ को की लेयर बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कहीं लग जाएगा और कहीं से सुकड़ के जब ड्राई होगा, जब वो सूखेगा तो हर जगह वो वहीं के वहीं नहीं सूखेगा, वो इकट्ठा हो जाता है। देखा है आपने? महसूस कर पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो इकट्ठा हो जाएगा, वाइट वॉश वहाँ पर काम नहीं करेगा, तब आपका मार्किंग ब्लू काम करेगा। ये भी सस्ता ही है, मतलब अगर मैं इनसे कंपेयर करूँ नीचे वालों से तो ये सस्ता है। तो अगर हल्की फुल्की आपने कोई मशीनिंग कर रखी है, फाइलिंग कर रखी है, उसके बाद फाइलिंग के बाद आप मार्किंग करना चाह रहे हैं, तब फिर वाइट वॉश का प्रयोग भी कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा फिर मार्किंग ब्लू हो जाता है। और इसको हम यूज़ करते हैं मार्किंग ब्लू को मैचिंग करने के लिए भी। दो सतह आपने फाइलिंग कर रखी है और ये देखना चाह रहे हैं कि ये दोनों सतह आपस में पूरी तरह मिल गई या नहीं मिल गई, आप मशीनिंग नहीं करना चाह रहे हो, बस ग्राइंडर करके उन्हें बीच में कोई गैप नहीं रखना चाह रहे हो, तो हम मार्किंग ब्लू लगा के जब उसको ऐसे करते हैं ना गीली अवस्था में, तो यहाँ पर पता चल जाता है कि कितने % एरिया में बैठ गया है और कहाँ कहाँ गैप रह गया है। अगर वो गैप ज़्यादा है तो जहाँ पर ब्लू आया है वहाँ पर थोड़ा सा और ग्राइंडिंग करो, यहाँ पर वो थोड़ा नीचे हो जाएगा तो बाकी सारी जगह भी बैठ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसलिए इसको हम मार्किंग ब्लू कहते हैं। ठीक है, ये भी स्पिरिट का बना हुआ होता है, मतलब बहुत जल्दी सेट हो जाता है या ड्राई हो जाता है, ऐसे आप समझ सकते हैं उसको। ठीक, इसकी बात करते हैं पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू वहाँ प्रयोग करेंगे जब आपने किसी सरफेस को मशीन कर दिया हो। अभी तक तो हमने फाइलिंग से करा है, ग्राइंडर से, लेकिन अगर आपने लेथ मशीन पर, शेपर मशीन पर आपने उसको मशीन कर दिया है, उसके बाद भी आपको क्यों मार्किंग मीडिया लगाना पड़ रहा है? क्योंकि उसके बाद भी आपको कोई ना कोई उसमें मार्किंग करनी है। भाई हो सकता है चाबी घाट की मार्किंग करनी हो, शाफ्ट आपने बनाई लेथ मशीन पे, तो चाबी घाट भी तो काटना है, उसकी मार्किंग करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? ठीक है, तो पर्शियन ब्लू का हम प्रयोग करते हैं। ये भी एक केमिकल है, मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन इसका प्रयोग हम मशीन्ड सरफेस के लिए करते हैं। किसके लिए? मशीन्ड सरफेस। मशीन का मतलब क्या आ गया कि हमने इस पर कोई मशीनिंग ऑपरेशन करा है, हाथ से नहीं करी है वो ग्राइंडिंग, मशीन से करी है। मशीन्ड ऑपरेशन के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है? इस पर बहुत मतलब मशीन हो गई है सरफेस, तो मैं उस पर कोई बहुत ज़्यादा लाइनें करीब करीब मारना चाह रहा हूँ, अगर सपोज इस पे भी अगर मैं बहुत करीब लाइन मारना चाहूँ ना, तो वो मैंने लाइन अलग मारी थी, लेकिन ये दोनों लाइन मिल गई आपस में, क्योंकि बीच की जो एक लेयर थी चौक की वो हट गई, ब्रिटल थी ना, वो हट गई। ये बात पर्शियन ब्लू में और इसमें नहीं होगी। इसका प्रयोग इसीलिए बहुत ही ज़्यादा मशीन्ड सरफेस के लिए किया जाता है। इसमें आप लाइंस बहुत करीब करीब मार सकते हैं, पतली पतली लाइन बहुत करीब करीब मार सकते हैं, दोनों अलग अलग दिखाई देंगी आपको, दोनों विजिबल होंगी। बात समझ में आ रही है बेटा, नहीं आ रही है? कॉपर सल्फेट का प्रयोग हम करेंगे जो हाई पॉलिश्ड सरफेसेस होंगी, हाई पॉलिश्ड, और ये पॉइजनस होता है, जहर होता है, इसको बहुत सावधानी से यूज़ करते हैं। जब तक ड्राई ना हो जाए तब तक हम उस पर मार्किंग करनी शुरू नहीं करते हैं, और इसको लगाने के लिए भी हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर हम इसको प्रयोग होते हुए आप आमतौर पर नहीं देखोगे जब तक कि किसी बहुत हाईली फिनिश्ड किसी सरफेस पे हमें कोई मार्किंग ना करनी हो, क्योंकि हम फिनिशिंग तभी करते हैं जब हम बाकी सारे ऑपरेशन कर चुके होते हैं। ये बात आप समझ में आ रही है नहीं आ रही है? किसी सतह को हम हाई फिनिश मतलब पॉलिश तब करते हैं, बिल्कुल चिकनी तब कर देते हैं जब वो पूरा, उसके बाद उसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं होना होता है। पर कभी कभी अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उतनी हाई पॉलिश सरफेस पर ये बाकी आपके काम करने बंद कर देंगे, वो चिपकेंगे नहीं उसके ऊपर। बात समझ में आ रही है? शीशे के ऊपर अगर आप शीशे के ऊपर पानी ऐसे लगाना चाहो तो आप देखोगे वो बूंद बन के इकट्ठा नहीं हो जाएगा, पानी फैला थोड़ी रहेगा शीशे के ऊपर। समझ में आ रही है कहाँ पर दिक्कत होती है? तब हम कॉपर सल्फेट का यूज़ करते हैं। ये पॉइजनस होता है भैया, दिस इज पॉइजनस, मतलब जहर है ये, तो इसको प्रयोग करना थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है।
और इसके अलावा सेलुलोज लेकर नाम के बहुत सारे डाइज आते हैं। आपने देखा होगा दीवारों पे लोग बाग पेंट कर देते हैं या लकड़ियों पे पेंट कर देते हैं, लकड़ियों के ऊपर, मेटल के ऊपर भी आप इसको कर सकते हो और आप इसको मार्किंग मीडिया के तौर पे प्रयोग कर सकते हो। किसकी बात कर रहा हूँ? सेलुलोज लेकर की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में आते हैं और ये एरोसोल बॉटल्स में आते हैं, मतलब वो जो जैसे सेंट नहीं होता स्प्रे वाले उसमें आते हैं। करेक्ट? तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब थोड़ा सा इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं यार। कोई भी केमिकल मार्किंग मीडिया की श्रेणी में आए तो उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? क्या कोई बता सकता है मुझे? क्या क्या गुण होने चाहिए भाई? सोचो, अगर हम किसी चीज को मार्किंग मीडिया बनाना चाह रहे हैं किसी केमिकल को, तो उसमें क्या गुण होने चाहिए? है जी? ओके, परमानेंट होना चाहिए, परमानेंट लेयर आफ्टर ड्राइंग, राइट? मतलब ऐसा ना हो कि वो अपने आप ही हवा में उड़ जाए, फीका पड़ जाए, मटमैला हो जाए। उसको रहना चाहिए, ड्राई होने के बाद एक परमानेंट चादर, एक लेयर हमारी रहनी चाहिए ताकि हम उसके ऊपर मार्किंग कर सकें। ये तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। और क्या हो सकता है? कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए ना, हार्ड होना चाहिए, ड्राई हार्ड, मतलब ऐसा ना हो कि वो सूखने के बाद भी थोड़ा दबाने पे दब जाए, ठीक है ना? हार्ड होना चाहिए ना वो, उसके ऊपर स्क्रैच आने चाहिए ना। अरे स्क्रैच भी तो आएगा, लाइन मार रहे हैं तो स्क्रैच ही मार रहे हैं ना उसके ऊपर, तो हार्ड भी होना चाहिए वो। और क्या होना चाहिए? नॉन ब्रिटेल होना चाहिए, चटक नहीं होना चाहिए। पता चला मैं लाइन मार रहा हूँ और बराबर वाली साइड भी उसकी चटक टूट टूट के गिर रही है, मतलब ऐसे झर रही है, झरना नहीं चाहिए ना वो। बात समझ में आ रही है? यानी कि और वो स्टिकी होना चाहिए, उसके ऊपर चिपक के रहना चाहिए, नॉन पीलेबल होना चाहिए। मतलब उसके ऊपर जैसे मास्क नहीं उतार लेते आप, ऐसे उतरना नहीं चाहिए वो, वरना आप जब स्क्राइबर से उसको करोगे तो पता चला वो सारा इकट्ठा होता नीचे आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आपको? क्लीनेबल होना चाहिए, बाद में उसको क्लीन किया जा सकता है भाई। ऐसा ना हो कि अब मार्किंग तो हो गई, सब कुछ हो गया, अब हम उसको हटा ही नहीं पा रहे हैं, तो हमारे जॉब के ऊपर से हमारा मार्किंग मीडिया नहीं हट रहा है। क्लीनेबल होने चाहिए और इसके अलावा इजीली अवेलेबल होना चाहिए, जितना हो सके चीप होना चाहिए और सेहत के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। कॉपर सल्फेट को अगर छोड़ दो तो बाकी कोई आपकी सेहत को बहुत बड़ा हानि नहीं पहुंचा रहे। बहुत बड़ी हानि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि केमिकल है भाई, बिना बात का केमिकल, अगर आप उसको पीने लगोगे तो हानि तो पहुंचा ही देगा ना वो, पर अदरवाइज ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेफ होना चाहिए। तो ये कुछ गुण उनमें होने चाहिए सब में। फिर भी हमारे पास बहुत सारे मार्किंग मीडिया हैं। अब उन बहुत सारे मार्किंग मीडिया को हम चयन कैसे करें, चुने कहते हैं। आखिरी बात ये रह जाती है ना, कौन सा मार्किंग मीडिया कहां पर चयन करें, ये किस बात पर निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा आपकी एक तो सरफेस की फिनिश पे, जिस पर आप मार्किंग मीडिया अप्लाई कर रहे हो उस सरफेस की फिनिश कैसी है। अगर वो कास्टिंग का है तो व्हाइट वॉश इस्तेमाल करो, सीधा सीधा रोलिंग मिल से निकल के आ रहा है, फोर्जिंग से निकल के आ रहा है, उबड़ खाबड़ सतह है तो आप व्हाइट वॉश इस्तेमाल करो। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर बहुत स्मूथ सतह है वहां पर व्हाइट वॉश आपका वो बूंद की तरह इकट्ठा हो जाएगा, कहीं से मोटा हो जाएगा, कहीं से पतला हो जाएगा, राइट? तो आपकी वो मार्किंग फिनिश सरफेस पे उतनी करीब और उतनी महीन और उतनी विजिबल लाइन आपकी व्हाइट वॉश में नहीं मिल सकती है। तो आप कौन सा मार्किंग मीडिया प्रयोग करोगे वो डिपेंड करेगा जिस पर आप प्रयोग कर रहे हो वो सतह का प्रकार कैसा है, उसकी नेचर कैसी है। अगर रफ है व्हाइट वॉश करो, थोड़ा सा कोर्स मशीन्ड है तो मार्किंग ब्लू करो, मशीन्ड है तो पर्शियन ब्लू करो, हाईली पॉलिश्ड है कॉपर सल्फेट करो। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? ड्राइंग टाइम पे डिपेंड करेगा। आपको मार्किंग एकदम करनी है, 8 घंटे का समय है, कोई सी भी कर लो, लेकिन एकदम करनी है तो वो प्रयोग करो मार्किंग मीडिया जो जल्दी सूख रहा हो। और कौन सी बात हो सकती है? एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। मार्किंग जो आप कर रहे हो कितनी हाई डिग्री की एक्यूरेसी आपको उस मार्किंग में चाहिए, उस पर निर्भर करेगा कि आप कौन सा मार्किंग मीडिया यूज करने वाले हैं। ठीक है, जब हम मार्किंग मीडिया का चयन करते हैं इन बातों पे चयन करते हैं। हर मार्किंग मीडिया में वो गुण होने चाहिए जो इससे पहले मैंने आपको लिखे हैं, और मार्किंग मीडिया जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसको आप जाके खरीद सकते हो या खुद बना सकते हो, उनकी भी चर्चा हमने कर ली। मार्किंग मीडिया का महत्व क्या है, क्यों यूज होता है, उन सब बारे में हमने बात कर ली। अब इस पूरे आज की चर्चा में अगर आपका कोई सवाल हो तो आप प्लीज पूछें।
यही तो रह गया। क्या सवाल है आपका? हो सकता है कि आप इन मार्किंग मीडिया के नाम भूल जाएं। हो सकता है अगर आपको 8 वो कोई गुण पूछे कि 8 गुण बताओ, और मैंने जो 8 गुण लिखे हैं हो सकता है वो 12 हो, हमने सारे थोड़ी लिख दिए। हो सकता है वो आप 4 भी ना याद रख पाओ, ऐसा हो सकता है। पर मुझे आपकी मेमोरी को तेज करना नहीं आता। आप महत्व नहीं भूल सकते अब उसका। क्या महत्व भूल जाओगे? उसका प्रयोग करा ही क्यों जाता है, क्यों पढ़े हम इसको, ये भूल जाओगे। क्योंकि उसके बिना काम नहीं चल रहा ना हमारा। या तो हमारी मार्किंग इतनी मोटी मोटी हो जाएंगी या फिर वो दिखाई नहीं देंगी, दोनों में से कोई एक काम होने वाला है। अगर वो मार्किंग लाइन पतली भी होनी है और दिखनी भी है तो हमें मार्किंग मीडिया का प्रयोग करना ही पड़ेगा। क्लियर? कोई सवाल आप लोगों का? कोई सवाल नहीं? सवाल होने चाहिए। फिर बता रहा हूं, हमने सिर्फ उसको संक्षिप्त में आज समझने की कोशिश करी है। ये मत समझ लेना कि ये यहाँ पर एंड ऑफ द वर्ड है मार्किंग मीडिया का। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सीखना चाह सकते हैं। हालांकि हमारे स्कोप में नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं अभी भी। उनका केमिकल कंपोजिशन हो सकता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हो सकते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हो सकते हैं, कौन कौन सी कंपनियाँ बना रही हैं, उनके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, किन स्टैंडर्ड पे वो बनाती हैं कंपनियाँ। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आप मार्किंग मीडिया में और जानना चाहेंगे, पर वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा। मेरा काम था आपको मार्किंग मीडिया से मुलाकात करवा देना, तो मैंने वो करवा दी। किसी का कोई सवाल नहीं है तो आज इस लेक्चर को खत्म करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी विद सच पेशेंस। इतने धैर्य के साथ मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।